क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है an arch is in the form of parabola with its axis vertical. The arch is 10 meter high and 5 meter wide at the base. तो जो बेस है वो वाइड है, तो अगर एक्सिस वर्टिकल है और बेस वाइड है तो जो आर्च है वो इस तरह से होगा, ऐसे इसका बेस वाइड होगा। आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। तो ये सपोज करिए आर्च है, ये 10 मीटर हाई है और 5 मीटर विड्थ है इसकी, तो ये तो पूरा 5 मीटर हो गया, और जो हाइट है वो इसकी 10 मीटर हो गई। ये ओ से लेके एम तक की जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है और ये 5 मीटर। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं ओ को ओरिजिन कंसीडर करूं तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? ये डायग्राम देख के बताइए कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सर 2.5 -10। 2.5 ये हो जाएगा 2.5 या 5/2, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 5/2 के इक्वल हो जाएगा और ये नेगेटिव में -10, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5/2, -10। क्वेश्चन में पूछा है हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो पैराबोला के वर्टेक्स से 2 मीटर पे ये कितना वाइड होगा, तो यहाँ से 2 मीटर चलो, ये 2 मीटर हम चले और ये विड्थ हमें बतानी। ये एन क्यू को अगर के मान ले तो हमें पूछा गया है कि पी क्यू यानी कि विड्थ कितनी होगी, 2k के बराबर होगी, तो हमें k की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। अगर हम n से लेके q तक की डिस्टेंस k निकाल लें तो वर्टेक्स से 2 मीटर पे ये कितना वाइड होगा, तो अगर एन क्यू को k लेंगे तो ये पूरा 2k के इक्वल हो जाएगा, मतलब हमें 2k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये x कोऑर्डिनेट तो k के इक्वल हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट -2 के इक्वल होगा, तो ये k, -2। तो पहले हम पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे इस पॉइंट की हेल्प से, और जब पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी तो इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करके फिर हम k की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जैसी इसकी स्ट्रक्चर है उससे पैराबोला की इक्वेशन को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, किस तरह का पैराबोला है। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x² = -4a/। ये हमने पैराबोला की इक्वेशन अज्यूम कर ली। इसमें a हमें कैलकुलेट करना है क्योंकि सिर्फ a की जानकारी चाहिए, तो ये जो b पॉइंट है ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। b 5/2, -10 लाइज ऑन पैराबोला। तो जो पैराबोला की इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंटेड है, b पॉइंट उसके ऊपर लाई करता है, तो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू 5/2, ये 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा और -4a और y की वैल्यू हो जाएगी -10, तो 25/4 = 40a, तो a हो जाएगा 25/160। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 5/32 आ जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई और इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी x² = -4a 5/32 into y, तो x² = 4 से कट जाएगा -5/8y हो जाएगा। ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब जो q पॉइंट है वो इसमें लाई करता है, q यानी कि k, -2 लाइज ऑन x² = -5/8y, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की वैल्यू k यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y की वैल्यू हो जाएगी -2, तो k² हो जाएगा 5/4, ये माइनस माइनस प्लस और 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 5/4, तो k की वैल्यू हो जाएगी √5/2। अच्छा देखिए k यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है,
है ना। के एक पॉजिटिव क्वांटिटी है क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में के पॉजिटिव होगा, तो इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे, और के एक लेंथ है इसलिए नेगेटिव नहीं लिखेंगे, तो के की वैल्यू हो जाएगी √5/2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड विड्थ इज इक्वल टू PQ एंड दिस इज इक्वल टू 2K। के की वैल्यू डाल दीजिए इसमें √5/2, तो √5 यूनिट्स हो जाएगी, और यूनिट मीटर में है तो ये √5 मीटर हो जाएगा। सर जैसे आपने डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बनाया है, वैसे हम अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बना सकते हैं? ध्यान से देखो, उससे कहा है कि बेस में विड्थ है, अगर आप अपवर्ड बनाओगे तो बेस में विड्थ कैसे आएगी, ये अपवर्ड बनाओगे ये बेस आ जाएगा, तो उस बेस में विड्थ कैसे रखोगे 5 मीटर। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, बेस को ऊपर लोगे, इसको बेस कंसीडर करोगे, ठीक है, तो इसको अगर बेस कंसीडर करोगे तो उसमें भी आ जाएगा, तो इसको अगर रिवर्स करोगे तो उससे इसकी विड्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखिए आपने जो है ना लक्ष्मण झूला देखा होगा, लक्ष्मण झूला है ना, ऋषिकेश में गंगा नदी के ऊपर लक्ष्मण झूला बना हुआ है, वो एक सस्पेंशन ब्रिज है। तो सस्पेंशन ब्रिज कैसे बनाए जाते हैं, जैसे सपोज करो कि ये कोई रिवर है, ये रिवर है, इस रिवर के एक एंड पे एक बहुत बड़ा लोहे का एक, और इस तरह से एक ये लोहे के पिलर बना दिए जाते है ना, और इस पिलर पे फिर एक केबल लगा दिया जाता है, ये केबल को इससे सपोर्ट मिलती है, तो इन पिलर्स के बीच में केबल लगा दिया जाता है, ऐसे केबल, और केबल काफी भारी होता है, तो केबल काफी भारी होता है तो वो ऐसे लटक जाता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लकड़ी का एक पुल बनाया जाता है, ये लकड़ी का पुल है, और इस लकड़ी के पुल को सपोर्ट मिलती है, ये ऐसे इसके ऊपर वायर, लोहे के वायर लगा दिए जाते हैं ऐसे केबल्स, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे वायर्स लगे होंगे, और फिर ये जो पुल है, ये वाला जो पुल है, इस पे लोग चलते हैं, ठीक है। तो ये जो पिलर्स हैं इनसे सपोर्ट मिलता है केबल से, और केबल से सपोर्ट मिलता है इस लकड़ी के पुल को, यानी कि पाथ वे को, इसको बोलता है पाथ वे। तो इस पे हम चल सकते हैं आसानी से, और ऐसे इस नदी को पार कर सकते हैं। तो इसी से एक क्वेश्चन सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि भाई ये ऊपर जो है वो लटक गया तो पैराबोला बन गया, ये पाथ वे हो गया, और ये देखिए जैसे इसके नजदीक जाओगे तो ये जो वायर है ये बड़ा होगा, लंबा होगा, और बीच में जो वायर है वो छोटा होगा, तो इन वायर्स की लेंथ अलग अलग होती है। अब इस स्केच को हम अलग तरीके से बनाएंगे, देखिएगा। The cable of a uniformly loaded suspension bridge hangs in the form of a parabola. तो जो ये पैराबोला की फॉर्म में हैंग करता है, ठीक है, ये केबल है जो दोनों पिलर से बंधा हुआ होता है, और ये पाथ वे है जिस पे लोग चलेंगे। The roadway which is horizontal and 100 मीटर लॉन्ग, ये जो रोडवे है इसकी विड्थ दे रखी है, ये 100 मीटर है, 100 मीटर लॉन्ग, is supported by vertical wires attached to the cable. The longest wire is 30 मीटर। तो जो सबसे बड़ा वायर है वो इसमें बिल्कुल कॉर्नर पे लगेगा, इसकी लेंथ दे रखी है 30 मीटर, और जो शॉर्टेस्ट वायर है वो 6 मीटर, यानी कि काफी झुका हुआ है, जो शॉर्टेस्ट वायर है वो 6 मीटर, ये 6 मीटर। तो बिल्कुल मिडिल में सबसे छोटा वायर आएगा, सपोर्टिंग वायर जो है। Find the length of a supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle.
तो ये मिडिल हो गया, मिडिल से 18 मीटर चलो। तो ये सपोज करो P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, तो इससे 18 मीटर चलना है। तो मिडिल से 18 मीटर चलो और सपोर्टिंग वायर का लेंथ बताना है, लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर, ये वाली लेंथ बतानी है। इस पॉइंट को M ले लीजिए, तो MQ की लेंथ बतानी है कि MQ कितना हो। ये सारे पैरामीटर्स आपको दिए होंगे। तो आप देखिए कि आप इसको पोजीशन देंगे, हम इसको कार्टेशियन प्लेन में पोजीशन देंगे जिससे कि हम अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट निकाल सकें। तो हमारा जो बेस होता है वो होता है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ये हमने ए सपोज कर लिया है, ये जो ए पॉइंट है दिस इज वर्टेक्स। इसको हम ओरिजिन पे लेंगे और उसके हिसाब से हम इसको पोजीशन देंगे। तो हमने ये एक्स एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस है जो कि ये एक्स एक्सिस हमने बना दी, वर्टेक्स से पास करना चाहिए, और ये वाई एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। तो अब इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम पोजीशन दे सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम बता सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। इस पॉइंट को सपोज कर लीजिए कि ये एल है और ये एस है। तो आप बताइए कि एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस पूरे डायग्राम को देख के एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। सर 50 सर 50,24 50,24। तो ओरिजिन से चलिए ऐसे, ये 50 हो जाएगा क्योंकि ये 100 मीटर है, तो ये उसका हाफ होगा, ये 50 मीटर हो जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट 50 मीटर और ये पूरा 30 है, उसमें से 6 माइनस कर दो, तो ये 6 माइनस हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस से ऊपर 24 मीटर आ जाएगा। ये 24 मीटर, ये 6 मीटर, ऐसे ये 30 मीटर हो गया। तो एल के कोऑर्डिनेट्स हो गए 50, 24। पैराबोला की इक्वेशन सजेस्ट करिए कि पैराबोला को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं। उसी तरह से एम के कोऑर्डिनेट्स बताइए, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस पॉइंट को टी ले लेते हैं, टी, और ये जो एम टी है इसको के कंसीडर कर लिया, एम टी को के कंसीडर कर लिया। तो एम के कोऑर्डिनेट्स बताइए कि एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एम के कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स हो गया 18 मीटर और वाई हो गया के। तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए 18, के। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड लेंथ, ये केबल की लेंथ की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एम क्यू। तो एम क्यू हो जाएगा एम टी प्लस टी क्यू, यानी कि के प्लस 6। तो अगर के की वैल्यू मिल गई तो उसमें 6 ऐड करना है, तो जो केबल है, जो वायर है, उसकी लेंथ आ जाएगी। तो पैराबोला की इक्वेशन को हम क्या सपोज कर सकते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी, अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/। तो अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन को हमने सपोज कर लिया। अब इसके ऊपर जो पॉइंट है एल, वो इसके ऊपर लाई करता है। 50,24 लाइज ऑन 1, इसके ऊपर लाई करेगा। तो 50 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और y हो गया 24। तो 2500 इज इक्वल टू 96a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2500 डिवाइडेड बाय 96। तो ये a आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 और a की वैल्यू हो गई 2500 डिवाइडेड बाय 96 इनटू y, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 96y, ये एक्स स्क्वायर होगा। तो आपको पैराबोला की इक्वेशन मिल गई। अभी तो पॉइंट है m, ये इसके ऊपर लाई करेगा। नाउ m यानी कि 18, k लाइज ऑन पैराबोला नंबर 2। तो देयरफॉर x स्क्वायर, तो ये 18 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 10,000 डिवाइड बाय 96k।
तो इसे k की वैल्यू आ जाएगी, तो k कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 18 स्क्वायर 324 into 96 divided by 10,000. तो 324 into 96 divided by 10,000, ये k की वैल्यू आ गई। 324 को 96 से मल्टीप्लाई करिए तो 324 100 माइनस 1296, ये आ गया 31104 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये 3.1104 आ गया k की वैल्यू। इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे तो 3.11 मीटर होगा। तो रिक्वायर्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, इसमें k की वैल्यू डाल दीजिए 3.11 प्लस 6, तो 9.11 मीटर होगा। देखिए इसको कैसे मल्टीप्लाई किया, ये तो 324 इंटू 96 है, इसको हम लिख सकते हैं 324 इंटू 100 माइनस 4, तो 324 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, और 324 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1296 आ जाएगा। तो माइनस करिए तो 96 की मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो जो केबल की जो वायर की लेंथ आएगी 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, तो मिडिल से 18 मीटर पे वायर की लेंथ हो जाएगी 9.11 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, an equilateral triangle is inscribed in the parabola y square is equal to 4x। देखिए एक पैराबोला है y square is equal to 4x, तो ये जो y square is equal to 4x होता है ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा। where one vertex is at the vertex of the parabola, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है और इसका एक वर्टेक्स इसके पैराबोला के वर्टेक्स के ऊपर, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बनेगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ABC। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो जो ट्रायंगल की साइड है इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, साइड की लेंथ बतानी है, साइड की लेंथ कितनी है, और ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो आप मुझे इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर मैं इस वाली हाइट को h कंसीडर करूं, ये वाली हाइट अगर h होगी, ये देखिए ये साइड अगर s है, ये साइड अगर s है तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये पूरी साइड s के इक्वल हो जाएगी। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज s, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड है तो ये भी s के इक्वल हो जाएगा। अगर एक वर्टेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर डालूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस, तो जो बेस है वो बाइसेक्ट हो जाएगा और ये बेस किसके इक्वल हो जाएगा, s/2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट है m, हम इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक राइट ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AMB पाइथागोरस लगा दीजिए, तो ये जो AM का स्क्वायर है AM स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस एक साइड का स्क्वायर यानी कि BM स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर और ये एस बाई टू स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई 4, ये 3s स्क्वायर बाई 4 होगी, यानी कि am की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट कर दीजिए, अंडर रूट 3s बाई 2। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट 3s बाई 2 होगी, ए से लेके एम तक की डिस्टेंस। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट रूट 3s बाई 2 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया s बाई 2। तो जो बी पॉइंट है ये पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ बी लाइज ऑन द पैराबोला, तो देयरफॉर बी के कोऑर्डिनेट्स हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y की प्लेस पे तो s बाई 2 आ जाएगा 4a और x की प्लेस पे रूट 3s बाई 2, तो ये s स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3a इंटू s, s से इसके एक पार कट जाएगी, तो s की वैल्यू हो जाएगी 8 अंडर रूट 3a, एंड दिस इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी 8 अंडर रूट 3a। और कहीं बेटा और किसी को कोई डाउट है तो ठीक है, ये पैराबोला खत्म हो गया। अब पैराबोला के बाद नेक्स्ट कोनिक सेक्शन आता है इलिप्स। इलिप्स देखने में ऐसे लगता है जैसे अंडा होता है, एग, ओवल शेप। इलिप्स देखिए, इलिप्स जो है वो इस तरह से होता है, ऐसे एक ओवल शेप की स्ट्रक्चर होती है। ये एक्स और वाई दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, एक्स के लेफ्ट में एक्स के राइट में एक जैसा होगा, वाई के ऊपर वाले पार्ट में और वाई के नीचे वाले पार्ट में एक जैसा होगा। ये इसको बोलते हैं सेंटर। स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर ओरिजिन पे होता है, ये ए और ये ए डैश, जो ए डैश है दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। इसमें दो एक्सिस होते हैं, जैसे पैराबोला में एक एक्सिस होता था, इसमें दो एक्सिस होते हैं। तो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a होती है, मतलब ए से ए डैश तक की जो डिस्टेंस है वो 2a के बराबर होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये a के इक्वल होगी, तो इसलिए a के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0 और a डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -a, 0। फिर इसी तरह से b डैश, ये वाला जो पॉइंट है इसको b और इसको b डैश लिखते हैं। तो b से लेके b डैश तक की जो डिस्टेंस है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, ये छोटा होता है। तो माइनर एक्सिस हो गया 2b के इक्वल। तो c से लेके b तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है b से लेके b डैश तक की डिस्टेंस, ये 2b के इक्वल होती है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये b के इक्वल होगी, तो इसलिए b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b और b डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, -b। इसके दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, जैसे पैराबोला में एक डायरेक्ट्रिक्स यानी कि एक फिक्स लाइन होती थी, वैसे इसमें दो फिक्स लाइन होती है, एक इस तरफ एक लाइन होती है, एक इस तरफ एक लाइन होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई और ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई। दो फोकस होता है इस तरह, एक ये वाला फोकस हो गया एफ और ये दूसरे वाला फोकस हो गया एफ डैश। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर इसके ऊपर हम कोई वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, सपोज करो ये वाला कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो इससे एक फोकस की डिस्टेंस और एक डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, अगर ये वाला फोकस लेंगे, ये वाला फोकस लेंगे, तो ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लेंगे।
तो इस फोकस के रिस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्ट्रिक्स ली जाती है और इस वाले फोकस के रिस्पेक्ट में ये वाली डायरेक्ट्रिक्स ली जाती है। तो इसकी पहली डेफिनेशन क्या होती है? इलिप्स की फर्स्ट डेफिनेशन होती है कि P से फोकस की डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस का रेशियो, इसको E से डिनोट करते हैं। E का नाम होता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 से कम आती है। मतलब ये जो रेशियो है PF अपॉन PM, इसको इसेंट्रिसिटी बोलता है। और इसमें इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम आएगी। पैराबोला में ये जो रेशियो होता था PF अपॉन PM वो 1 के इक्वल होता था, क्योंकि PF इज इक्वल टू PM उसकी डेफिनेशन होती है। तो अगर PF PM के इक्वल होगा तो PF अपॉन PM 1 के इक्वल होगा। तो पैराबोला में एलिप्स की इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती थी, यहाँ पे 1 से कम आएगी। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन नंबर 2, इससे एक फोकस का डिस्टेंस और दूसरे फोकस का डिस्टेंस, पैराबोला ये इलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर हम P लेंगे, ये कोई वेरिएबल पॉइंट है P, इससे एक फोकस का डिस्टेंस और दूसरे फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है। और ये जो कांस्टेंट है ये किसके इक्वल होता है? PF प्लस PM डैश, ये 2a के इक्वल होता है। 2a मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे, एक फोकस से और दूसरे फोकस से डिस्टेंसेस का सम 2a के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए कि जैसे अगर ये वाला जो P पॉइंट है वो B पॉइंट पे आ गया, तो B पॉइंट पे देखिए क्या होगा। C से लेके फोकस तक की जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल c से डिनोट करते हैं। सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस स्मॉल c, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे c, 0, और ये सिमेट्रिकल होता है तो f डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -c, 0। अब देखिए ये जो P पॉइंट है ये वेरिएबल है, ये कहीं पे भी मूव करेगा। P वाला पॉइंट A हो सकता है, P वाला पॉइंट B भी हो सकता है, P वाला पॉइंट A डैश भी हो सकता है, P पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। ये वेरिएबल पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी होगा, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि PF प्लस BF डैश हमेशा 2a के इक्वल होगा। तो आप सोचिए कि अगर हम P को B पे रख दें, अब यहाँ पे एक नया आर्टिकल शुरू होता है, रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। A, B और C के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? A C से लेके A तक की डिस्टेंस, B C से लेके B तक की डिस्टेंस, और C से लेके F तक की डिस्टेंस। ये तीन पैरामीटर्स हैं A, B, C, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा? तो आप देखिए कि अगर हम P पॉइंट को B पे रख दें तो ये P की जगह B आ जाएगा, और BF प्लस BF डैश इज इक्वल टू 2a के इक्वल हो जाएगा। P कोई भी पॉइंट हो सकता है, P B भी हो सकता है, P A भी हो सकता है। तो P को अगर हम B पे रख देंगे तो B से एक फोकस की डिस्टेंस और B से दूसरे फोकस की डिस्टेंस का सम 2a के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए कि ये सिमेट्रिकल है, ये दोनों BF और BF डैश दोनों इक्वल होंगे, तो BF डैश को हम BF लिख सकते हैं। तो ये BF प्लस BF ये 2a के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ BF इज इक्वल टू 2a। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि BF की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? A के बराबर हो जाएगी। तो B से लेके F तक की डिस्टेंस और B से लेके F डैश तक की डिस्टेंस A के इक्वल होगी, ये A के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू A। अब इस वाले ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल BCF बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो ये हाइपोटेनस हो गया a स्क्वायर, ये b और ये c, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो a b c का रिलेशन बड़ा आसान है। सबसे बड़ी डिस्टेंस है a, तो इसको हाइपोटेनस दिखा दिया कैसे हाइपोटेनस होगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर।
यानी कि अगर आपको ए बी और सी में से कोई सी दो वैल्यूज पता है तो आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये इलिप्स की डेफिनेशन कैसे आती है? जब हम P से F की डिस्टेंस निकालेंगे और P से F डैश की डिस्टेंस निकालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो इसकी इलिप्स की इक्वेशन आती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं आपको अभी प्रूव करके बताऊंगा कि ये कैसे आती है, लेकिन इक्वेशन तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इलिप्स की जो इक्वेशन है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें ये ध्यान रखना कि ए की वैल्यू हमेशा बी से ज्यादा होती है। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेटेस्ट रेक्टा ऑफ इलिप्स, जो रेक्टा है वो क्या चीज होती है? रेक्टा इज प्लूरल ऑफ रेक्टम। तो देखिए पैराबोला में हम लेटेस्ट रेक्टम यूज करते थे क्योंकि उसमें एक ही लेटेस्ट रेक्टम होता था, और इलिप्स में दो लेटेस्ट रेक्टम होते हैं, इसलिए इसको लेटेस्ट रेक्टा बोलते हैं। रेक्टा इज प्लूरल ऑफ रेक्टम। तो आप देखिए ये इलिप्स हो गया, ये फोकस हो गया, ये लेटेस्ट रेक्टम हो गया। वही चीज होती है जैसे कॉर्ड उसमें होती थी फोकस के ऊपर, वैसे इसमें फोकस के ऊपर कॉर्ड बनाओगे तो वो लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगा। तो ये एल और ये एल डैश, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? हम एक ही तरफ से निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ भी बिल्कुल उसी तरह से चलेंगे तो सिमेट्री से उसके आंसर्स हम कर सकते हैं। तो इस वाले लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश। तो देखिए ये इसके सेंटर से, सेंटर ओरिजिन है और इसके सी डिस्टेंस पे ये वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है एल एल डैश। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू सी। तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू सी। ये लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल टू सी आ। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इलिप्स और लेटेस्ट रेक्टम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, इलिप्स की इक्वेशन को और लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन को, तो एल और एल डैश के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फॉर एल एंड एल डैश तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दूसरा हो गया x इज इक्वल टू सी। तो x को सी रख दीजिए, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अभी आपको रिलेशन बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो उससे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बी रेज पर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो एल के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सी कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और एल डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सी कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एल एल डैश इज इक्वल टू एल एफ प्लस एफ एल डैश। तो बी स्क्वायर बाई ए और ये भी बी स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर बाई ए के इक्वल।
तो लेटेस्ट वेक्टर की लेंथ होती है 2b² a। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रिलेशन बिटवीन सी एंड ई। सी सेंटर से फोकस तक की डिस्टेंस और ई इसेंट्रिसिटी। तो सी इज इक्वल टू ए इंटू ई के बराबर होता है। और अगर आपको इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना हो तो इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए के इक्वल होता है। इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस की क्या इक्वेशंस होती है? जैसे ये इलिप्स है, ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये फोकस। तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a बाई ई। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a बाई ई और x इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी बिल्कुल पैराबोला की तरह है, आपको मैचिंग करनी है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये एक इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। फाइंड इट्स सेंटर, फोकस, फोकाई बोलेंगे इसको, दो फोकस होते हैं तो दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इन सब की वैल्यूज बतानी है। तो आप देखिए ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 है। इसको कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप जब इसको कंपेयर करोगे तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी और बी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, उससे ए की वैल्यू मिलेगी और बी की वैल्यू। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू प्लस माइनस 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ए लेंथ है और बी भी लेंथ है, तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। जब उसका यूज हम कोऑर्डिनेट्स में करेंगे तब हम उसमें प्लस माइनस लिखेंगे, लेकिन ए और बी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो आप ध्यान रखिए कि ए और बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ए बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 4 स्क्वायर और बी हो गया 3 स्क्वायर। तो 16 माइनस 9 7 हो गए। तो सी की वैल्यू होगी √7। ये भी ध्यान रखना है कि सी पॉजिटिव होता है, सी भी लेंथ है तो सी भी पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। फोकस के कोऑर्डिनेट्स होता है c, 0 और -c, 0।
तो f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे √7,0 और -√7,0। ये तो फोकाई हो। अब हमें इसेंट्रिसिटी पता करनी है। सेंटर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो इसका सेंटर 0,0 हो, सेंटर हो जाएगा 0,0। फिर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो इसेंट्रिसिटी और c का रिलेशन होता है c इज इक्वल टू a इंटू ई। तो e हो जाएगा c बाई ए। c की वैल्यू √7 और a की वैल्यू 4, तो e की वैल्यू हो जाएगी √7/4। आप हमेशा ये नोटिस करोगे कि e की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, e इज लेस देन 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होगी? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला होता है 2b² a, ट्वाइस ऑफ b²a। तो b² की वैल्यू कितनी है? ये b² 9 के इक्वल है और a 4 के इक्वल है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो जाएगी 9/2 यूनिट। ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है। तो बस फॉर्मूले आपको याद करने हैं और मैचिंग करनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये इलिप्स की एक टाइप थी, अब इलिप्स की दूसरी टाइप, इलिप्स टाइप 2। टाइप 2 होता है मेजर एक्सिस इज ऑन वाई एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे होगा तो उसमें क्या क्या चीजें बदलेंगी? आपका जो मेजर एक्सिस है आपकी बार वो वाई एक्सिस पे चला गया, मतलब ये ए डैश वाई एक्सिस पे चला गया। तो इससे हुआ क्या, एक्स और वाई आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसकी जो इक्वेशन है इलिप्स की, एक्स और वाई को इंटरचेंज करोगे तो y² / a² प्लस x² / b² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि a² b² से बड़ा हो। दोनों में कैसे डिस्क्रिमिनेट करोगे? अगर बड़ा वाला टर्म y² के नीचे आता है तो ये वाला इलिप्स होगा, और बड़ा वाला टर्म अगर x² के नीचे आता है तो वो पहले वाला होगा। बड़ा वाला मतलब a², ठीक है। तो a² b² से बड़ा होगा और वो अगर y² के नीचे आएगा तो ये वाला इलिप्स बनेगा, यानी कि x और y आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फोकस फिर कौन से कोऑर्डिनेट्स पे चले जाएंगे? ये फोकस फिर y कोऑर्डिनेट्स पे चले जाएंगे। सेंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटर इज स्टिल 0,0। जो फोकस है वो 0,c और 0,-c हो जाएगा। ये f के कोऑर्डिनेट 0,c और f डैश के कोऑर्डिनेट 0,-c। वर्टिसेस बदल जाएंगे, a के वर्टिसेस हो जाएंगे 0,a और a डैश के वर्टिसेस हो जाएंगे 0,-a। These are end points. These are end points of major axis. और मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स को वर्टिसेस बोलते हैं। These are vertices. End points of major axis. B के कोऑर्डिनेट्स, ये माइनर एक्सिस हो जाएगा b डैश, तो b के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b,0 और b डैश के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -b,0। बस जिनमें कोऑर्डिनेट्स हैं उन पे फर्क पड़ेगा, बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, उन पे कोई। जैसे a² = b² + c², इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पे कोऑर्डिनेट्स नहीं है। ये a b c का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। e = c/a पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 2b²/a, यानी कि जिसमें x y कोऑर्डिनेट का रोल नहीं है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशंस बदल जाएंगी, जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स है
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बदल जाएगी, डायरेक्ट्रिसेस ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a बाई ई और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस a बाई ई। तो बस जो पहले आपको x एक्सिस पे करना था अब वो y एक्सिस पे करना पड़ेगा। जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी भी इक्वेशंस बदल जाएंगी, पहले x इज इक्वल टू c था, अब इसकी y इज इक्वल टू c हो जाएगा और ये y इज इक्वल टू माइनस c हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप ये नोटिस करोगे कि बड़े वाला टर्म y स्क्वायर के साथ है तो ये वाले फॉर्मूले लगाने, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक एग्जांपल देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose length of major axis is 20. Find equation of ellipse whose length of major axis is 20 and foci are 0, plus minus 5. दोनों फोकस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, एक फोकस 0,5 और दूसरा फोकस 0, माइनस 5। तो आप देखिए कि फोकस कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 5, तो इसका मतलब है फोकस वाई एक्सिस के ऊपर है। तो फोकस अगर वाई एक्सिस के ऊपर होंगे तो आपका ये वाला इलिप्स बनेगा। देखिए फोकस हो गया f 0,5 और दूसरा फोकस हो गया 0, माइनस 5। तो देखिए फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 प्लस माइनस 5, इसको आप कंपेयर करोगे 0 प्लस माइनस c से तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, तो c इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 है, मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, ये 2a लेंथ a से लेके a डैश तक की, ये मेजर एक्सिस की लेंथ दे रखी है 20, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a इज इक्वल टू 10 आ गया। अब ये a और c से आप b कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये abc का रिलेशन होता है। तो a स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर और c स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 100 माइनस 25, b स्क्वायर 75 की। अब उसने पूछा इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताइए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस y एक्सिस के ऊपर है, तो जो बड़े वाला टर्म है वो y के साथ आएगा, मतलब जो a स्क्वायर है वो y के साथ आएगा, प्लस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो a की वैल्यू 10 है, तो ये 10 स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू 75 इज इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स की इक्वेशन आ गई। तो एक बार फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बनानी है, फॉर्मूले याद करने हैं, फिर क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं। तो आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 12.3, 11.3, 11.3 विद एग्जांपल्स, और कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी करने हैं। मिसलेनियस के क्वेश्चंस करने हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस 4, 5 एंड 7। ठीक है, ये होमवर्क है बेटा, ये नेक्स्ट क्लास तक आपको कंप्लीट करना है।